बुलेटिन के आगाज में आपको ये बता दें, वजीर आज़म इमरान खान इंतहा पसंद मगरबी रियासतों पर फट पड़े। कहा, होलोकॉस्ट से मुतालिक मनफी तबसरे पर सख्त सजाएं तो फिर तौहीन रिसालत की खुली छुट्टी क्यों। वजीर आज़म ने 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों की दिल आज़ारी पर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। साथ ये भी वाज़ेह कर दिया कि कलादम तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई रियासती अमलदारी को चैलेंज करने पर की गई। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। कानून से बालातर कोई नहीं, वजीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा, हमारी हुकूमत ने कालअदम तहरीक लब्बैक के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत कार्रवाई रियासती अमलदारी को चैलेंज करने पर की। उन्होंने गली कूचों में फसाद फैलाया, अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले किए। आज़ादी इजहार राय की आड़ में शरंगेजियों को हवा देने वाले मगरबी तबके और दाएं बाजू के इंतहा पसंद सियासतदानों पर भी वजीर आज़म की कड़ी तनकीद। कहा, हम उन इंतहा पसंदों से भी मुतालबा करते हैं कि 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों की दिल आज़ारी पर माजरत करें। वज़ीर आज़म का कहना था कि मगरबी हुकूमतें रसूल पाक की शान में गुस्ताखी के जरिए मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने वालों के लिए भी वही सजा रखें जो हॉलोकॉस्ट के खिलाफ गुफ्तगू पर दी जाती है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने पंजाब के अफसरान को धमकियां दी तो हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, लीगी रहनुमा ने शिद्दत पसंद ग्रोह और बानी एमक्यूएम जैसी ज़ुबान इस्तेमाल की। उन्होंने वाज़ेह किया कि TLP के खिलाफ कार्रवाई किसी मुल्क के मुतालबे पर नहीं की गई। राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक बयान दिया, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर और दीगर अफसरान हैं, उनके साथ तकरीबन वही ज़ुबान इस्तेमाल की जो इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने इस्तेमाल की। ये ज़ुबान जो राना सनाउल्लाह ने कल इस्तेमाल की, ये इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन ने इस्तेमाल की थी। ये जो मजहबी तंजीम है, इन्होंने इस्तेमाल की थी। दोनों को देख लिया है कि वो इस वक्त कहाँ पे है। फैसला किया है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ टेररिज्म का और मुतल्लिका कवानीन का पर्चा होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हमारे सरकारी अफसरान के बीवी बच्चों को धमकियां दे, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, चाहे कोई और बच्चा बलूगड़ा हो PMLN का। सियासत करनी है, पाकिस्तान के आइन की हदूद में रह के करनी हो। नया अल्ताफ़ हुसैन बनने का कभी कभी शौक़ आ जाता है। ये आपको अपने दिमाग से वसवसे निकालने होंगे। जाती उम्रा में कोई घर गिराने का कोई प्रोग्राम किसी का नहीं। फितना था, उसके ऊपर हुकूमत ने एहसन तरीके से काबू पाया। ये हमारा अपना इंटरनल फैसला था। किसी बैनुल अक़वामी ताकत ने उसने हमसे इस तरह के किसी एक्शन का मुतालबा नहीं किया। TLP ख़त्म हो गई है। बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी एग्रीमेंट होंगे या बातचीत होगी वो तो वैसी हो गई। हुकूमत के बयान पर राना सनाउल्लाह का रिएक्शन भी आया। कहते हैं, फवाद चौधरी मुद्दई बनकर मुकदमा दर्ज कराएं। किसी अफसर को खबरदार करना धमकी नहीं। धमकी वो होती है जब कहता तुम्हें अपने हाथों से फांसी लगाऊंगा। लीगी रहनुमा ने समा के प्रोग्राम नया दिन में मजीद क्या कहा, सुनिए। मैं तो वेलकम करता हूँ फवाद चौधरी साहब के इस बयान को। बल्कि मैंने तो कहा है कि फवाद चौधरी साहब खुद बने और मुद्दई बन के जो है वो पर्चा दर्ज करवाएं। मैं इंशाल्लाह इसको डिफेंड करूंगा कोर्ट ऑफ लॉ में। किसी अफसर को या किसी भी बंदे को जो एक गैर कानूनी अमल का हिस्सा हो, उसको वार्न करना, उसको खबरदार करना धमकी नहीं है। धमकी ये है कि मैं अगर कहूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी लगाऊंगा। वजीर आला पंजाब की तरफ भी सख्त रद्द-ए-अमल आ गया। उस्मान बुज़दार कहते हैं, कोई अफसरान को धमकी देगा तो खामोश तो नहीं बैठेंगे। धमकियां देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कोई सरकारी अफसर करप्ट टोले के दबाव में नहीं आएगा। राना सनाउल्लाह की धमकियों पर वज़ीर आला पंजाब का भी आया है सख्त रिएक्शन और उनका कहना है कि सरकारी अफसरों को धमकियां देना काबिल बर्दाश्त नहीं है। धमकियां देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कोरोना की तीसरी लहर से मुसलसल मौत बांट रही है। 24 घंटे में मजीद 112 अफराद की जान चली गई। 4,974 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस 79,000 से बढ़ गए हैं। NCOC के सरबराह असद उमर कहते हैं 50 से 59 साल वालों की वैक्सीनेशन कराई जाएगी। अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तीसरी लहर के खूनी वार बरकरार। मुसलसल 5वें रोज 100 से ज्यादा अमवात। 24 घंटे में कातिल वायरस मजीद 112 जिंदगियां निकल गया। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के साबिक मरकजी सदर डॉक्टर अहमद सईद भी शामिल हैं।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 31 मरीजों का इंतकाल वेंटिलेटर पर हुआ। कोरोना सबसे ज्यादा गज़ब पंजाब में ढा रहा है, जहां 62 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में 36, सिंध 3, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर में 5-5, जबकि बलूचिस्तान में 1 शख्स जान बहक। मजमुई अमवात 16,094 हो गयी। गुज़िश्ता रोज 4,976 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 7.62% रही। फाल केसेस 79,108 तक पहुँच गए। मार्च के बाद इस्लामाबाद में पहली बार कोरोना केसेस में कमी। 241 मुस्बत केसेस रिपोर्ट, शरह 5.1% रिकॉर्ड। NCOC का 21 अप्रैल से 50 से 59 साल तक के अफराद की वैक्सीनेशन का फैसला। असद उमर का कहना है कि अवाम वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्टर कराएं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। और सबसे ज्यादा पंजाब मुतासिर है, जहां कातिल वबा के बायस सूरत हाल मजीद खराब होती जा रही है। एक रोज में 2,837 केस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 14% रही। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मजीद 1,692 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अस्पतालों के ICU 90% तक भर गए, जबकि 77% ऑक्सीजन बेड्स पर भी मरीज मौजूद हैं। फैसलाबाद में 162, रावलपिंडी में 122, सियालकोट में 78 और मुल्तान में 76 केसेस सामने आए हैं। रमजान में मुर्गी ने कानों को हाथ लगवा दिए। कराची में पोल्ट्री माफिया ऐसा सरगर्म हुआ कि मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो तक जा पहुंचा। सैयद रिजवान आलम रिपोर्ट करेंगे। नाजायज मुनाफाखोरी का घिनौना खेल जारी। कराची में मुर्गी का गोश्त मजीद महंगा। दुकानदारों का कहना है कि डीलर सप्लाई नहीं दे रहे। कल से तो मुर्गी आएगी ही नहीं है, नहीं होगी। अगर जिसकी अपनी गाड़ी होगी, अगर वो लेकर आ गए अपनी गाड़ी में मुर्गी, तो 550 रुपए किलो बिकेगी बंस रोड पे। मुर्गी फरोशों के मुताबिक सप्लाई मजीद बंद रही तो चिकन की कीमत और भी बढ़ेगी। ब्रोकर और जो फार्म वाला, इनकी मिली भगत है आपस में दोनों की। अब ये रेट 600-650 रुपए फी किलो करने के चक्कर में। मुर्गी का गोश्त 500 रुपए फी किलो होने पर खातून खरीदार फट पड़ी। अब मुर्गी से भी गया, पता नहीं क्यों नहीं कंट्रोल हो रही का कीमतें। बताएं क्या हिसाब हो गई है। मुर्गी 500 से ऊपर हो गई है, कीमत लेने खड़ो तो 750 रुपए। सप्लाई मुअत्तिल होने से मुर्गी का गोश्त महंगा होने के साथ साथ इसकी दस्तयाबी में भी कमी आ रही है। रमजानुल मुबारक के महीने में मसनूई किल्लत पैदा करके शहर में मुर्गी के गोश्त का बहरान पैदा कर दिया गया है और इंतजामिया हमेशा की तरह सो रही है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। किसान ने 1 किलो आलू 20 रुपए का आरती को बेचा। पहले आरती ने 2 रुपए का खर्चा निकाल कर 8 रुपए मुनाफा कमाया और यूं 30 रुपए का 1 किलो आलू दूसरे आरती को बेचा। आलू की दर्जाबंदी करके नई बोलियां लगी। दूसरे आरती ने वही आलू अब 50 रुपए फी किलो में बेच दिया। आम दुकानदार ने 60 रुपए फी किलो बेचकर 10 रुपए खरे कर लिए। रमज़ान के मुबारक महीने का आगाज़ होते ही सब्जियों की कीमत में इजाफा कर दिया गया। आलू की कीमत भी चंद दिनों में 20 रुपए किलो तक बढ़ गई है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद लुकमान। आरतियों के हाथ में खेल रहे थे। नज़्म आपने सुनी? अब सुनिए आलू की गजब कहानी। आलू मियाँ ओकाड़ा से लाहौर की मंडी में बिकने के लिए निकले। 3 घंटे का सफर झटपट तय हो जाना था। बीच रास्ते ट्रक को ब्रेक लगी तो आरती ने कीमतों की रफ्तार बढ़ा दी। आलू की कीमत में चंद घंटों में 15 रुपए का इजाफा, यानी आलू डायरेक्ट मंडी चला जाता तो 35 रुपए बोली लगती। सड़क पर रुक गया तो 50 रुपए में नीलाम हुआ। आलू मियाँ भी ऐसी कहानी पर चकरा जाएं। माफिया जो वो कमा रहा है, पैसे वाला कमा रहा है। माफिया को तो हुकूमत हाथ नहीं डालती। ज्यादा किसान पे या मजदूर जो बेचने वाले, इन पे तो हाथ डल जाता है। तो कोई आड़तियों के बगैर मंडी का काम नहीं है। आड़तियों दरमियान में से यहाँ तो आड़तियों के निकाले हुकूमत में डायरेक्ट दे। कमीशन को गवर्नमेंट ले ना, जो कमीशन आड़तिये ले रहे हैं वो गवर्नमेंट ले। घबराइए नहीं, ये आड़तियों का कीमत बढ़ाने का पुराना बहाना है। कभी डिमांड सप्लाई की कहानी तो कभी बरसात का रोना। भला कौन से ट्रक बीच रास्ते से वापस खेतों की तरफ गए होंगे? ट्रक तो बादामी बाग की मंडी में मुसलसल आ रहे थे, वो भी बिला नागा। ये अपने मन माने रेट लगा रहे हैं। महंगाई, ये मसनूई महंगाई की हुई है इन्होंने। लेकिन आवाम को महंगाई का कोई ना कोई जवाब तो बताना ही था, तो आड़तियों और मंडी ताजरों ने ये कहानी बना ली। पहले नंबर तो ये रमजान शरीफ है, दूसरे नंबर पे ये रास्ते बंद हुए हैं 4 तरफ के, इसलिए ये बहुत महंगाई हो गई। आज 5 किलो 250 रुपए का,
पहले 5 किलो 150 रुपए का था। किसान से फी किलो 20 रुपए में खरीदा जाने वाला आलू आज आपको कम से कम 60 रुपए फी किलो का मिल रहा है। मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। बड़ा आम सवाल है कि आखिर कितना मुनाफा कमाना जायज़ होता है। इस पर दुकानदार क्या राय रखते हैं, सुनिए। चीनी की जो इस वक्त हमें हुकूमत ने पाबंद किया है उस पर 3 से 4 रुपए प्रॉफिट भी नहीं बनता। हमें कम से कम इस पे 12 से 13% प्रॉफिट दिया जाए। दाल और चने पे 10% प्रॉफिट होना चाहिए। भाईजान मेरा काम है तरबूज का, मेरा ख्याल है 5% मुनाफा होना चाहिए तकरीबन हर चीज़ पर, तरबूज पर, हर फ्रूट पर। मुनाफा हमारा 7 से 8% जो है मुनाफा होता है इसके ऊपर, तो ये जायज़ मुनाफा है, इसलिए हमारा हक है। मुनाफा 10% होता है, जो अमूमन जो सरकारी तौर पे भी 10% जो रिटेलर है। खजूर पे 8 से 10% मुनाफा होना चाहिए क्योंकि ये है ऑफ सीज़न की और ये सब्ज़ी की तरह है, क्योंकि ये इसमें जो है गली सड़ी भी निकल जाती है। ये चीनी और घी में तो मैं समझता हूँ 1% नफ़ा बहुत ज़्यादा होता है और इससे ज़्यादा ले नहीं सकते। 1-2% से ज़्यादा नफ़ा है ही नहीं। नफ़ा तो लेते परचून वाले, होलसेल को नफ़ा है ही नहीं। महंगाई का सबब जो है वो माफियाज हैं। वो माफियाज जो पीछे बैठे हुए हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं और उनका गठजोड़ जो है वो हुकूमती एहलकारों के साथ है और इंतज़ामिया के साथ है। आज से जो है तकरीबन सारे खर्चे मिला ख़त्म करके तो 10% कारोबारी अफराद को जो है प्रॉफिट कमाना चाहिए, जिसमें 2.5% जो है खुदा की राह में खर्च करना चाहिए। हाथ जोड़ के उनसे ये बिन्नत करता हूँ, ये उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ से कम इस माह रमज़ान के महीने में लोगों को रिलीफ दें, मुनाफा कम से कम कमाएं। और मैं तो कहूँगा मुनाफा ना ही कमाएं, अपनी कॉस्ट पे दे दें लोगों को। चलें अगर अपने आप पहले से नहीं दे सकते, कॉस्ट पे दे दें, इसमें आपको अल्लाह की तरफ से मुनाफा मिलेगा। रमज़ान मुबारक में दानिस्ता तौर पर एक चीज़ को शॉर्ट कर दिया जाता है या एक चीज़ वाफर मिकदार है लेकिन कार्टन्स बना दी जाती हैं, उस पर मोनोपोली कायम कर दी जाती है। जैसे इस वक्त फलों की कीमतें मैं देख रहा हूँ, तो ये ज़्यादती है, जुल्म है, हराम है। तो ताजिरों की राय तो आपने सुनी, लेकिन दीन इस्लाम इस हवाले से क्या हुक्म देता है वो भी देखिए। आखिरत की फिक्र होगी तो इंसान उस वक्त दुनिया में लोगों का इस्तेहसाल नहीं करेगा। तो गोया के रेट तय करने में जो पहली चीज़ आ जाएगी वो इस्तेहसाल आ जाएगा कि क्या आपकी प्राइस तय करने में मुआशरे का इस्तेहसाल तो नहीं हो रहा। मिलावट नहीं करनी चाहिए और मुनासिब हद तक जो है मुनाफा वो हमें कमाना चाहिए। अगर हम गलत तरीके से मुनाफा कमाएंगे तो अल्लाह की तरफ से उस बंदे को सज़ा दी जाएगी। की शरह अगर इतनी बढ़ जाए कि जिसके नतीजे में ये महसूस हो कि यहाँ एक हिर्स और एक लालच और एक तमा का जज्बा पैदा हो गया है और ये आम लोग जो इस शय की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, ये उनको महंगे दामों उनकी ज़रूरत की खातिर बेच रहा है, तो ऐसा शख्स जो है वो लाजिमन उसी कानून के तहत देखा जाएगा कि जिस कानून के तहत ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जुर्म को देखा जाता है। हराम माल से दी गया सदका कबूल नहीं होता, हराम माल से किया गया हज कबूल नहीं होता, हराम माल से कराई गई किसी को इफ्तार अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, हराम माल से किया गया कोई खैर का अमल कबूल नहीं होता। पाक अगर अल्लाह की बारगाह में लगाना है तो उस माल को भी पाक अंदाज से कमाइए। सियालकोट और गुजरावाला में भी मुनाफाखोर सरगर्म है। अवाम से खाने पीने की अशिया की मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। 220 रुपये 5 किलो बेच रहे हैं और 44 रुपये फ़ी किलो बेच रहे हैं, और बाहर जो माफिया है वो 60-70 रुपये किलो बेच रहा है और इल्ज़ाम मंडी के ऊपर लगा रहा है। रमज़ानुल मुबारक का लिहाज ना ही आखिरत की फिक्र। सियालकोट में नाजायज मुनाफाखोरी जोरों पर। तो कितने रखे हैं? 2000 रुपये? नहीं 2000। मंडी से 44 रुपए मिलने वाले आलू की रिटेल कीमत 50 रुपए मुकर्रर है, मगर दुकानदार बजिद हैं कि वो महंगा ही बेचेंगे। सर हमने 60 रुपये कम से नहीं बेच सकते सर, हमने 60 ही देना, आप जो होता कर लेना। 55 रुपये में मुझे आलू पड़ रहा है, ठीक है, 60 रुपये में आलू में बेच रहा हूँ, 60 से नीचे मैं नहीं बेच सकता। गुजरावाला में भी नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम देने वाला कोई नहीं। फी किलो सेब पर धड़ल्ले से 90 रुपए तक मुनाफा कमाया जा रहा है। सरकारी रेट इसका 110 रुपए किलो है, आप 200 रुपए में क्यों दे रहे हैं?
वो जो दूसरा छोटा होता है, ये पीछे से महंगा है। कि हम तो लाल कुमार 190 पे हमें खुद खरीद रहा है, 200-210 रुपए बेच रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ दावे ही करती है, खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कभी मुअस्सर कार्रवाई नहीं की जाती। इसी तरह पेशावर में सस्ते बाजार के नाम पर शहरियों से मजाक। हुकूमती सरपरस्ती में कायम बाजारों में दाम कम है, ना ही तमाम जरूरी अशिया दस्तयाब हैं। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। पेशावर के दलजाक रोड पर कायम ये है सस्ता बाजार, मगर वो भी सिर्फ नाम की हद तक, जहां आम मार्केट और सस्ता बाजार के नरखों में कोई फ़र्क नहीं। आटा और चीनी अगर सस्ती मिले भी तो मिकदार इतनी के खरीदने वाले सिर्फ तकते ही रह जाते हैं। सिर्फ ये सब्जियां हैं, फ्रूट कुछ भी नहीं है, खजूरें कुछ नहीं है। ये एक ट्रक आए हुए यूटिलिटी स्टोर के आटे का, उसमें जो है तो आटा कम है और बंदे ज़्यादा खड़े हैं। ये लोगों को धोखा मत दो, ये सब धोखे वाला काम है। आज से मेरी 60-67 साल उम्र हो गई है, यही काम है, धोखा देती है। जो हुकूमत आती है लोगों को आओ जी सस्ता बाजार है, क्या है उसमें, कुछ भी नहीं होता। सस्ते बाजार तो कायम किए ज़िलाई इंतज़ामिया ने, मगर बाजार में ज़रूरी अशिया की फराहमी से बेखबर। सब्जी, फ्रूट और करियाना हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पॉसिबल कर सकें यहाँ पर कम से कम रेट करने के लिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें कमी आएगी जी। पेशावर में ज़िली इंतज़ामिया ने 5 सस्ता बाजार कायम किए हैं, जहाँ सूरत हाल एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। जैकबाबाद के किसान ने 1 किलो प्याज 3 रुपए में बेची। पहले आड़ती ने 3 रुपए का खर्चा किया और मंडी में लाकर 14 रुपए किलो फरोख्त की। दूसरे आड़ती ने यही प्याज 21 रुपए में बेचकर फी किलो पर 7 रुपए कमा लिए। यानी किसान के हाथों से 3 रुपए में बिकने वाली प्याज ठेले पर आकर 40 रुपए किलो बिक रही है। नॉर्थ कराची में रमज़ान के दौरान भी पानी की लाइन में गटर का पानी आने लगा। मकीनों को खाना पकाने में तो मुश्किलात हैं ही, वज़ू और तहारत के लिए भी पानी खरीदना पड़ता है। शहरी किस अजियत में मुब्तला हैं, देखिए मोहम्मद अली हफीज़ की रिपोर्ट में। रमज़ान के इस मुकद्दस महीने में आपके घर अगर गटर मिला पानी आए तो किन मुश्किलात का सामना होता है, आइए आपको दिखाते हैं। काला पानी आता है, उसमें भीग आती है, पीने काबिल नहीं। लोग भरते हैं पानी, अच्छा था पानी, वो भी खराब हो जाता है, उसको भी फेंकना पड़ता है। काला शिया पानी आता है भाई, हम तो तरस गए पानी के लिए। तो जितने तो शर्म आनी चाहिए कि इतने बाबरकत महीने के अंदर उन्होंने हमको ये पानी दिया है। वाटर बोर्ड वाले नाश्ते का पानी पिएंगे, लेकिन इस गरीब कौम को गंदा पानी पिलाएंगे। क्या एमडी वाटर बोर्ड इस पानी को पीना पसंद फरमाएंगे? क्या वो अपने बच्चों को गंदा पानी पिलाएंगे? पानी की बहुत परेशानी है, हम लोग बहुत बेजार हो गए यहाँ पे। ये वाटर बोर्ड वाले अपना पानी, ये वाला पानी पिलाएंगे अपने बच्चों को, अपने घरों में ये इस्तेमाल करेंगे या वजू बनवाएंगे, ये बताएं। काले पानी घरों में आने के सबब सेक्टर 11 नॉर्थ कराची के मकीन शदीद अजाब में मुब्तला हैं। इनका कहना है कि मुतालिका हुकाम फौरी तौर पर यहाँ पर साफ़ पानी की फराहमी शुरू करवाने के लिए इक़दाम करें। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ मोहम्मद अली हफीज़, समा, कराची। हैदराबाद बदीन में आज खूब बादल बरसे। टंडोला यार और गिरदनवा में मिट्टी के तूफान के साथ बारिश हुई। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होने से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं। हैदराबाद M9 मोटरवे पर तेज़ बारिश के साथ ज़्यादाबारी भी हुई। बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया। बदीन में हल्की फुल्की रिमझिम ने मौसम हसीन बना दिया। उधर टंडोला यार में बारिश से मौसम तो खुशगवार हुआ और गर्मी का जोर भी टूटा, मगर बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बिजली के 17 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप होने के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं। मालियाती स्कैंडल में जहांगीर तरीन और इनके बेटे अली तरीन को अबूरी जमानत में तौसी मिल गई। जहांगीर तरीन ने एक बार फिर पावर शो का मुजाहिरा किया, जहां 30 से ज़ायद खामख्याल MPAs और MNAs का इजलास हुआ। बाज़र खान की जानिब से इस्तीफ़ों की भी पेशकश हुई, जिसे फिलहाल मुस्तरद कर दिया गया। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट।
बैंकिंग अदालत में जहांगीर तरीन की पेशी, अली तरीन, राना नसीम अहमद और आमिर वारिस की भी हाजिरी मुकम्मल की गई। जहांगीर तरीन के वकील ने कहा कि FIA ने बहुत तफसील तलब की है जो फौरी तौर पर फ्राहम करना मुमकिन नहीं। उनसे पीठ तक का वक्त लिया गया है, अबूरी जमानत में तस्दीक की जाए। इस मौके पर FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत कानून के मुताबिक जो फैसला देगी हमें मंजूर है, जिस पर जमानत में 3 मई तक तस्दीक कर दी गई। समाअत के मौके पर तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज और PTI रहनुमा इसहाक हाकवानी भी जहांगीर तरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए पहुँचे। कुछ दोस्तों के कहने पे आपने इसी तरह रवैया रखा तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके हम ये आपको आज आखिरी दफा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए। जो इस वक्त ईमानदारी चल रही है उसके ऊपर भी आपको जवाब देंगे इनको, और इन्होंने जो आला मकसद रखा था इंसाफ का उसका भी जवाब देंगे। जहांगीर तरीन के हमायती 30 से जायद अरकान कौमी व सूबाई असम्बली का इजलास भी हुआ, जिसमें सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इजलास में बाज अरकान ने मुस्तफी होने की पेशकश की, ताहम फौरी तौर पर इस्तीफों के ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया गया। इन हम ख्याल अरकान का आइंदा इजलास 21 अप्रैल को होगा। कैमरामैन खाविद महमूद के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। तो जहांगीर तरीन अपने खिलाफ मुकदमात पर बोल पड़े। कहा 3 FIRs में से एक में भी चीनी की कीमत बढ़ाने और शुगर माफिया का जिक्र नहीं, फर्जी कहानी बनाकर उनकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। केस FIA का बनता ही नहीं था। बार बार ये बात चलती है कि शुगर माफिया कार्टेल का मसला है, वो चीनी कीमत का मसला है, जिसमें जहांगीर तरीन को मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे पे आज तक तीनों FIR में कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। किसी ने कहीं पे भी कोई बात नहीं की कि जहांगीर तरीन को ऊपर शुगर का केस चल रहा है। 3 FIR हैं, 3 चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र भी नहीं है, शुगर माफिया का जिक्र नहीं है। मेरे कारोबार के 8-8, 10-10 साल पुराने चीज़ों को उन्होंने उठाया हुआ है और फिर एक फर्जी कहानी बनाई हुई है कि जी कैश का ये इसके अकाउंट में जमा हो गया, कैश इसके अकाउंट में जमा हो गया। मेरी बड़ी साफ और शफाफ डॉक्यूमेंटेशन है। मैं हर साल इनकम टैक्स ठीक ठाक देता हूँ। मैं मेरे और मेरे फैमिली और तमाम लोगों के अकाउंट जो है वो इनकम टैक्स वालों के पास मौजूद है। SECP के पास होने चाहिए। ये कॉर्पोरेट मैटर है, FIR काम बनता ही नहीं, मगर उन्होंने फिर भी अगर FIR किए उसको मैं फेस करूँगा। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं इसमें शुरू होऊंगा। दूसरी जानिब शौकत तरीन और शिबली फराज ने वफाकी वज़रा के ओहदे का हल्फ उठा लिया। शिबली फराज कहते हैं ईद और रोज़े का बताना साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत का काम नहीं। जहांगीर तरीन से मुतालिक सवाल पर बोले हमारे अरकान की पहली हमदर्दी इमरान खान और पार्टी नज़रिए से है। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। विफाकी काबीना में तब्दीली के बाद नए वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर खजाना शौकत तरीन और वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज से हल्फ लिया। नए वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज की हल्फ उठाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अपने पेशरव फवाद चौधरी का नाम लिए बगैर चांद की रोयत के फैसले से मुताल्लिक बड़ी बात कर दी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का काम ये नहीं है कि ईद कब है और रोज़ा कब है। ये तो एक उसके तौर पे तो हो सकता है, एक मजाक के तौर पे। जहांगीर तरीन और हम ख्याल ग्रुप से मुताल्लिक सवाल। शिबली फराज बोले PTI अरकान के लिए वजीर आजम और पार्टी से अहम कोई चीज नहीं। मुल्क लूटने और बदअमनी फैलाने वालों के साथ समझौता हरगिज नहीं होना चाहिए। ये कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, इसमें किसी तरह से भी अगर कोई ये एलिमेंट हो कि जिसमें कंप्रोमाइज़ होता हो कानून इंसाफ, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जाहिर है कि हमदर्दियाँ हो सकती हैं, लेकिन उनकी जो पहली हमदर्दी है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ है और पार्टी के नज़रिए के साथ है। वजीर आजम इमरान खान ने गुज़श्ता रोज विफाकी काबीना में तब्दीलियाँ करते हुए शिबली फराज को वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी बनाया था, जबकि शौकत तरीन को वजारत खजाना की जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। और खैबर पख्तूनख्वा काबीना में भी बड़ी हलचल। एक ही दिन में 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी मुस्ताफ़ी हो गए। मुशीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह बंगश ने इस्तीफ़ा वज़ीर आला को भिजवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें अपने हल्के पर तवज्जो देनी है। मुआविन खुसूसी बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन गज़न जमाली और मुशीर बराए तवानाई हिमायतुल्लाह भी अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश ने काबीना के 3 अरकान के इस्तीफ़ों की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला महमूद खान ने इस्तीफ़े मंजूर किए। एहतसाब का मंत्रा पिट गया। अवामी हाकमियत के लिए शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। लीग रहनुमा राना सना ने एक बार फिर चोट दे मारी। बोले मौजूदा हुकूमत के पास
झूठ के सिवा कुछ नहीं है। वो इंसदाद मुनशियात अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सिलेक्टेड टोले ने इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस मुल्क की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये आप बुखला चुके हैं क्योंकि इनका एहतसाब का और करप्शन का जो मंत्रा था, जो बयानिया था, वो अब पिट चुका है। कौन कंटेनर पे चढ़ के कह रहा था कि मैं 4 तारीख को लाहौर जाऊंगा, लाहौर बंद करूंगा, 8 तारीख को मैं फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा, फिर मैं 16 तारीख को पूरा पाकिस्तान बंद करूंगा। पीपल्स पार्टी हमारे साथ एक मामले पे, 2 मामलों पे मुत्फिक थी। अगर आज किसी मामले पे अगर अदम इत्तफाक हो गया है तो आने वाले कल जो है दोबारा जो है वो इत्तफाक हो सकता है। सिलेक्शन के खिलाफ हैं, सिलेक्शन कोई भी करवाए, किसी की भी हो, ये सिलेक्शन का अमल जब तक जारी रहेगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मरियम नवाज 24 अप्रैल को कराची आएंगी और NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। मरियम नवाज NA 249 में अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगी। कराची दौरे में मरियम नवाज पार्टी रहनुमाओं के अलावा बिजनेस कम्युनिटी से भी मिलेंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत ने जज़ायर पर सिंध हुकूमत के ख़त का जवाब सदारती ऑर्डिनेंस से देकर बदनीयती का मुजाहरा किया। हमारा मौक़िफ़ था कि जजीरों के मामले पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। जजीरों का जिक्र किया इमरान खान ने कि सिंध हुकूमत ने NOC पहले दी और फिर वापस ली, तो ये आप तरक्की के मुखालिफ क्यों हैं और आप जजीरे क्यों नहीं दे रहे इमरान खान? तरक्की की कोई चीज़ हो सिंध के लिए, सिंध की आवाम के लिए, उसमें सिंध गवर्नमेंट हमेशा हाजिर है। हमने एक उनके लेटर का जवाब ज़रूर दिया था, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें कही थी हमने कि जो वहाँ के फ़िशरमैन हैं, जो वहाँ के माहीगीर हैं या जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको हर लिहाज से जो स्टेक होल्डर हैं उनको लाया जाए, उनके साथ ये सारी चीज़ें सामने रखी जाएं। उसका जवाब क्या आया? उसका जवाब ये आया कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस में आया। अगर इनकी नीयत साफ़ होती तो जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने इनको मुस्बत जवाब दिया था, लेटर लिखा था जिसको वो NOC कहते हैं, वो हमारा एक लेटर था जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने लिखी थी, तो उस पर आकर बात करते तो फिर तो इनकी नीयत ठीक थी। ये जो ऑर्डिनेंस निकालना है इसमें इनकी बदनीयती पे शामिल था। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने सखी हसन कब्रिस्तान की तस्वीर ट्वीट कर दी। लिखा, ज़रा बताइए तो सही कि ये खूबसूरत और सरसब्ज मकाम कराची में किस जगह पर है। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे अर्बन फॉरेस्ट हो। रद्द-ए-अमल में एक सारिफ ने लिखा कि ये सखी हसन कब्रिस्तान है, मगर ये किसकी कोताही है कि कराची में कब्रिस्तान के अलावा कहीं हरियाली नहीं। जवाब में मुर्तज़ा वहाब ने लिखा कि आप ठीक कह रहे हैं, यही नुक्ता मैं उठाना चाह रहा था कि हम अपने प्यारों की वफ़ात के बाद उनकी कब्रों पर पौधे लगाते हैं, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए पौधे क्यों नहीं लगा सकते। यानी कराची में हरियाली देखनी तो उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। पानी की वजारत में पानी की तरह पैसा बहाया गया। वजारत आबी वसाइल में 700 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। वहाब कामरान की रिपोर्ट। इसे कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम। वजारत आबी वसाइल ने कौमी खजाने के खरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रवां माली साल जारी रिपोर्ट में तफसीलात सामने आ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी खजाने से मजमूई तौर पर 792 अरब 85 करोड़ रुपए कवायद के खिलाफ खर्च हुए। सबसे ज्यादा 475 अरब 59 करोड़ की बेज़ाब्तगियां मुख्तलिफ मंसूबों के लिए सामान की खरीदारियों में हुई। ठेकों की फराहमी में 6 अरब 56 करोड़ और मंसूबों के डिजाइन में 2 अरब 85 करोड़ की बेकायदगियां भी सामने आ गयी। दीगर कई मामलात में भी 299 अरब रुपए से जायद फंड्स के खिलाफ ज़ाब्ता इस्तेमाल की निशानदेही की गई है। बड़ी माली बेज़ाब्तगियों के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिफारिश कर दी गई। T20 वर्ल्ड कप भारत ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और मीडिया को वीजे देने की इजाजत दे दी, जबकि पाकिस्तानी शायकीन के हवाले से फैसला बाद में किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी छीनने का डर, भारत लाइन पर आ गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों और सहाफियों को वीज़े जारी करने की मंजूरी दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक वीज़ों की मंजूरी एपेक्स कमेटी के इजलास में दी गई। कोरोना वबा के बायस शायकीन को वीज़े जारी किए जाएं या नहीं,
फैसला बाद में किया जाएगा। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी ने भारत से तहरीरी यकीन दहानी कराने का मुतालबा किया था। ICC T20 वर्ल्ड कप रवां बरस अक्टूबर में भारत में शेड्यूल है। क्या जीत खामियों पर पर्दा डाल देती है? बॉलिंग कोच वकार यूनिस कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैच हारें या जीते, हर बॉलर की परफॉर्मेंस पर बात होती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों की शमूलियत का फैसला हेड कोच मिसबाह उल हक करेंगे। बुलेटिन के आखिर में लाहौर से आयशा अता हमें मिलवा रही हैं एक 17 साला नाबीना लड़की से, जो खूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर दिलों को मुनव्वर करती हैं। रब्बे कौनैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले, मैं हूँ बेचैन मेरे दिल की सदाएं सुन ले। आंखों से दुनिया की रौनकें नहीं देख सकती तो क्या हुआ, दिल में इश्क़े रसूल का जज्बा तो जिंदा है। अपनी आवाज से अपने जज्बात की तर्जुमानी करती 17 साला अस्मा खूबसूरत आवाज में नातिया कलाम पढ़कर सुनने वालों पर सहर तारी कर देती है। एक मैं ही नहीं होने पर आवाज कमाल है तो दफ बजाने का अंदाज भी बेमिसाल है। उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते। यूँ तो अस्मा 3rd ईयर की स्टूडेंट है, मगर पढ़ाई के साथ नात पढ़ना इनका शौक ठहरा। अस्मा बहुत से सर्टिफिकेट्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। 3 साल की थी तब से मुझे बहुत शौक था नात पढ़ने का, तो उसके बाद फिर मैं मतलब इस तरह फिर महफिलों में गई, मैं आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी मतलब पॉपुलर हो गई, तो वहाँ पे फिर अब लोग जो है वो मुझे बुलाते हैं। अस्मा के वालिद को भी अपनी बेटी पर फख्र है और साथ साथ हौसला अफजाई भी करते हैं। लोग इसकी तारीफ करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुश होता हूँ मैं कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर एक चीज़ इससे ली हुई है तो उसके ऑपोजिट इसको बहुत कुछ दे दिया। मुझे कभी फील नहीं हुआ कि ये डिसेबल है। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे। ये बासलाहियत लड़की मुस्तकबिल में नामवर नात ख्वानों की फहरिस्त में शामिल होने की ख्वाहिश भी रखती है। अस्मा बिसारत से तो महरूम है, मगर कुदरत ने इन्हें नात गोई के लिए ऐसी खूबसूरत आवाज़ अता की है कि सुनने वाला इश्क़े मुस्तफ़ा से सरशार हो जाता है। कैमरामैन लियाकत बशीर और ज़िशान यूसुफ के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।